मैंने अभी केवल 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 पार्ट 1 का ही करेंगे, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर, अ बुलेट ऑफ मास दिया हुआ ट्रेवलिंग, यानी एक बुलेट है जो ऐसे आ रहा है ना, वो v मीटर पर सेकंड से, एक बॉल यहाँ है, इसकी हाइट दिया हुआ है अपने को, और ये हॉरिजेंटली आ रहा है, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। A bullet of mass 0.01 kg traveling with a velocity v meter per second in a horizontal direction hits the center of the ball. After the collision, ball and the bullet travel independently. The ball hits the ground at a distance and the bullet at a distance of this meter from the foot of the post. यानी ये जो बॉल है कोलिजन के बाद, ये बॉल कहाँ जाके गिर रही है, यानी यहाँ जाके गिर रही है, डिस्टेंस 20 मीटर है, और जो बुलेट यहाँ से जाएगा वो बुलेट ऐसे जाके गिर रहा है, यानी ये जो डिस्टेंस है बुलेट का ये 100 मीटर है। तो देखो दोनों का हाइट तो सेम ही है, तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर मैं बॉल की बात करूँ तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो क्या होगा कि बॉल तो ऐसे जाने लगेगा, है ना, तो बुलेट पीछे से आ ही रही थी, ये तो रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी जो कि v है ये रेस्ट पर है। कॉलिजन के बाद क्या हो रहा है कि बुलेट की वेलोसिटी हो जा रही है v1 और बॉल की वेलोसिटी हो जाती है v2। आप यहाँ देखो दोनों को टाइम तो सेम ही लगेगा, कितना होगा, √2h/g होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि v1 इंटू टी इक्वल टू 20 होगा, सॉरी v2, है ना, और v1 इंटू टी इक्वल टू 100 होगा, है कि नहीं। तो ये हमारे पास में होगा, और एक मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे, और कोलिजन कैसा है ये नहीं बताया है ना, इनिशियल वेलोसिटी और बुलेट बताना है, तो ठीक है। हाइट अपने को दे रखी है, वैसे तो हाइट दिया हो तो टाइम मिल गया ना, टाइम मिल गया तो v1 v2 मिल गया ना अपने को। यहाँ से देखो टाइम कितना हुआ, यहाँ देखो 2 इंटू 5/10, यानी 1 सेकेंड आ गया। 1 सेकेंड का मतलब है कि v2 हमारे पास में 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, और v1 हमारे पास में 100 मीटर पर सेकेंड आ गया। मोमेंटम कंजर्व करवा देते हैं, है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हमारे पास हो गया mv प्लस बॉल का तो 0 है, और इसका बुलेट का mv1 प्लस mv2, v1 v2 पता है, m और कैपिटल M दोनों पता है, रख दो, सॉल्व कर लो, अब v मिल जाएगा। क्लियर है, ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, इसको थोड़ा फास्ट लिखे तो अच्छा रहेगा। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, ये वॉल है,
block of mass 0.18 kg is attached to a spring of force constant K जो कि 2 न्यूटन पर मीटर है. The coefficient of friction between the block and floor दिया हुआ है. Coefficient of friction between the block and floor. Initially block is at rest and the spring is unstressed. An impulse is given to the block. यानी यहाँ block है लेकिन यहाँ जो स्प्रिंग है ये जस्ट इससे ऐसा है यानी नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग है. ठीक है. तो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर दिया है. इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड. एन इंपल्स इज गिवन टू द ब्लॉक इज शोन इन द फिगर. द ब्लॉक स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस एंड कम्स टू द रेस्ट. यानी ये कहाँ जाके रेस्ट पर आ जाता है तो इसको वेलोसिटी दे दिया गया है u वेलोसिटी और यहाँ कहीं जाके ये रुक जाता है. यहाँ वेलोसिटी इसकी क्या हो जा रही है 0 और ये क्या है यहाँ x नॉट है ना. और x नॉट अपने को दिया हुआ है. x नॉट कितना है ये आ रहा है 0.06 मीटर और जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो दिया है 0.1 और इसका मास दिया है 0.18 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 2 न्यूटन पर मीटर. The block slides a distance this and comes to rest for the first time. The initial velocity of the block बताना है क्योंकि u की बात कर रहे हैं. मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ v ले रहा है 10/10 है तो मैंने वो u ले लिया. कोई बात नहीं इसको v कर लो क्या दिक्कत है. ठीक. अब आप यहाँ देखो इस ब्लॉक पर तो इसको तो वेलोसिटी मिलेगी है. वेलोसिटी मिलेगी तो ब्लॉक कंप्रेस करेगा. इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं तो अगर आप देखो तो इस ब्लॉक पर एक तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है तो इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी इधर ही लगेगा लेफ्ट साइड में. इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे. मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व ही नहीं है तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है. किस किस के बीच में ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में. तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस म्यू mg इंटू एक्स नॉट. स्प्रिंग का वर्क माइनस हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी 0. इनिशियल हाफ mv स्क्वायर. सॉल्व कर लो. यही आंसर है. सब दिया हुआ है आपको यहाँ. क्लियर है. ऐसे करना है और उसके बाद यहाँ से v निकाल के v/10 कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा. मतलब सॉरी n की वैल्यू चाहिए ना अपने को तो मतलब n इक्वल टू क्या एक तरह से 10v है ना तो कर लो उसमें क्या दिक्कत आ जाएगा. v की वैल्यू निकाल के आप पुट कर दीजिएगा 10 की वैल्यू मिल जाएगी. भाई क्लियर है सबको कि नहीं. क्लियर है. लिख लिया ना. नहीं सर. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है. इसकी जो लेंथ है ये L2 है और इसकी जो लेंथ L1 है यानी कंप्लीट सर्कल कर रहा है तो स्ट्रिंग है. इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है √5g L1 होगी. अगर √5g L1 है तो यहाँ इसके जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा यही बॉब इसकी वेलोसिटी इधर कितनी होती है इसकी वेलोसिटी की √gl होगी है ना. तो ये दोनों आइडेंटिकली है तो इसकी यहाँ वेलोसिटी हो गई
यानी इसको मैंने मान लिया U1 है, ये वाला तो रेस्ट पर ही है क्योंकि ये बॉब यहाँ है L2 लेंथ से, और ये कह रहा है इलास्टिकली कोलिजन हो रहा है, दोनों क्या कह रहा, दोनों का मास सेम है, इलास्टिकल कोलिजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो आप देखो इलास्टिक कोलिजन दोनों का मास सेम है, तो सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी रूट GL हो जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या रूट GL है, GL1 है सॉरी, तो रूट GL1 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, और ये रूट GL1 होने का मतलब है कि ये होना चाहिए रूट 5GL2 होना चाहिए, क्योंकि इसको भी सर्कल कंप्लीट कराना है। और मैंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, दोनों का मास सेम है, तो स्क्वायर रूट वो करेंगे तो क्या चाहिए L1/L2, ये तो सीधा 5 आ गया आंसर, कुछ करना ही नहीं था भाई, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है ना, तो ऐसा ही था कॉन्सेप्ट, तो पुराना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन का, तो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते सिंपल, ज़्यादा टफ थोड़ी आते हैं, बस आपको जो बेसिक पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, बाकी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े, भाई हमारी शीट में दिए हैं टफ क्वेश्चन, तो उससे ज़्यादा टफ कभी पूछा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से जो दूसरी बॉल है, ये बॉल 1 है, वो वेलोसिटी सारी उसको ट्रांसफर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी बता देता हूँ मैं आपको। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, particle of mass m is projected from the ground. Okay. हो गया? हाँ सर। तो particle of mass m is projected from the ground with an initial speed u naught at an angle alpha with the horizontal, यानी यहाँ से इसको u स्पीड से थ्रो कर रही है, एंगल अल्फा है, तो हमारे पास में ये y एक्सिस है, पार्टिकल अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल से इसका हाईएस्ट पॉइंट पर कॉलिजन होता है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, u cos अल्फा होगा, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल यहाँ रेस्ट पर ही था, तो इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन बोल रहे हैं यहाँ। So at the highest point of its trajectory, it makes a completely inelastic collision with another identical particle, which was thrown vertically upward from the ground with the same initial speed u naught, यानी इस पार्टिकल को यहाँ से हमने भेजा है ऊपर की तरफ u naught से, ठीक है, और at the angle that the composite system makes with the horizontal immediately after the collision, ये बताना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसकी हाइट कितना है, यहाँ देखो, है ना, तो जब ये पार्टिकल यहाँ trajectory makes a completely inelastic collision। अब इस केस में बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा है कि इन दोनों को हम लोग साथ में जाता हुआ मानेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन इसने बनाया वो ये कह रहा है, क्योंकि इसने क्या कहा, इसने कहा कंपोजिट सिस्टम, इसका मतलब दोनों स्टिक कर गए, अब वो मूव करेंगे। तो यहाँ हमें मालूम है कि एच हाइट की अगर आप बात करें तो एच हाइट कितना होगा यहाँ, यू, मतलब ये यू नॉट है, तो यू नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g होगा कि नहीं होगा। तो ये पार्टिकल जो हमने यहाँ भेजा, तो यहाँ जब ये पहुंचेगा
है ना। तो यहाँ जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी u2 होगी और इसकी तो वेलोसिटी v1 है। तो कैसे, ये वेलोसिटी क्या करेंगे हम लोग, u2 का होल स्क्वायर इक्वल टू u0 का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू h कर लेते हैं। तो यहाँ से u2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, u0 का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू u0 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई कितना हो जाएगा 2g, 2g से 2g चला गया, तो u0 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया u0 cos अल्फा, यानी u2 इक्वल टू क्या आ गया u0 cos अल्फा, और हमारे पास u1 कितना u cos अल्फा। तो मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे यहाँ, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन के लिए कंजर्व रहेगा, क्यों, क्योंकि mg जो है वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ हर डायरेक्शन में, ओरिजेंटल डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा है, वर्टिकल में भी रहेगा, क्योंकि mg जो है यहाँ 2mg जो होगा वो नॉन इम्पल्सिव है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे दोनों का, तो m u, पहले ये u नॉट है, तो u नॉट cos अल्फा i कैप प्लस m u नॉट cos अल्फा j कैप और इक्वल टू 2m इंटू वी वेक्टर। तो हमारे पास v वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, तो आ जाएगा u नॉट बाई 2, है ना। तो वैसे भी देखो इससे क्या पता चल रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है ओरिजेंटल के साथ में। देखो आप, ये इक्वेशन ये तो इंडिकेट कर रही है कि फाइनल जो वेलोसिटी आ रही है इसकी, देखो यहाँ क्या आ रही, ये आ रही है u कैप प्लस मतलब i कैप प्लस j कैप इंटू कॉस अल्फा ना। तो देखो इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम किधर जा रहा है, कंबाइंड सिस्टम जो है वो 45 एंगल पे जा रहा है। तो यही आंसर है, ठीक है। इसमें से आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे। मैं एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 का क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे क्योंकि आपका बोर्ड का भी होना जरूरी है ना। ये तो मैं करवा ही दूंगा आपको सारी चीज़ें, पर स्कूल वालों ने एग्जाम में तो जल्दी रख रखे हैं आप लोगों के, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि स्कूल में कोई फेल हो जाए। फर्स्ट फेब से नहीं होगा यार, ये जो फर्स्ट फेब से है इसके मार्क्स थोड़ी ऐड हो गए, डीएम में नहीं होते हैं। फर्स्ट फेब से नहीं, मेरे ख्याल से 1 मार्च से आपका ऑफलाइन, ये अभी जो हो रहा है फर्स्ट फेब वाला वो भी ऑफलाइन कर दिया क्या, हाँ तो ये भी ऑफलाइन कर दिया इन्होंने, नहीं हाँ शायद नहीं, अभी बताया नहीं उन्होंने, मार्च वाला तो पता है मुझे। हाँ तो फिर ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है फिर वो, ऑफलाइन आपको मार्च वाला बताया है ना, मार्च वाला बताया ना आपको कि ऑफलाइन होगा। हाँ तो ये नहीं होगा और क्या, अब कोई बात नहीं। चलिए क्या क्वेश्चन था पहले ये भी समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 1 का कौन सा पूछा था वो, पार्ट 1 का, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 ही बता देता हूँ अभी तो मैं, फिर 2 बाद में बता दूंगा इसका। लिख लिया भाई सबने, यस सर। हाँ सर। हम्म। इसमें अपने को दिया हुआ है 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास 2m एंड m, यानी ऐसा दिया हुआ है। और इसका मास 2m है, ये ए ब्लॉक है, ये बी है, ये के है, और इसकी वेलोसिटी u है।
Two blocks NB of mass m to m respectively are connected by spring of spring constant अपने को दिया हुआ है कि system lies over a smooth horizontal surface at equal to 0. The block A has a velocity u towards that is shown in the figure. अच्छा spring अभी क्या है unstressed है while the spring of block B is while the speed of the block B is 0 and the length of spring is equal to its natural length at that instant. ये जो given instant है. In each situation of column 1, certain statements are given and corresponding results are given in column 2. Match the statements in column 1 corresponding to results in column 2. The velocity of block A can never be 0, may be 0 at certain instant of time. तो मैंने आपको क्या बताया था इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आए तो आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है सेंटर मास के रेस्पेक्ट में करना है खत्म बात तो क्या करेंगे पहले सेंटर मास की वेलोसिटी निकाल लेंगे सेंटर मास की वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस से होगा तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है तो हो जाएगा 2m into u प्लस उसका तो 0 ही है इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3m यानी सेंटर पास की वेलोसिटी 2u/3 है या अगर मान लो इससे चलें वेक्टर से तो ये हो जाएगा 2u/3 आई कैप है कहने का मतलब ये है ओके अब क्या करेंगे यहाँ कि यहाँ वेलोसिटी निकालो तो हो जाएगा u/a/cm वेक्टर इक्वल टू u/a वेक्टर माइनस u/cm वेक्टर तो u/a वेक्टर कितना है u i कैप है ना माइनस ये कितना है 2u/3 आई कैप है यानी आगे इसके रेस्पेक्ट में u/3 आई कैप है फिर u/b/cm वेक्टर यानी u/b वेक्टर माइनस u/cm तो u/b तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस इंस्टेंट पर 0 ही है और ये कितना आ गया तो माइनस 2u/3 आई कैप यानी अल्टीमेटली माइनस 2u/3 आई कैप तो यहाँ हो क्या रहा देखो ये 2m है ये m है ये b है ये a है इसकी वेलोसिटी इधर u/3 है सेंटर मास इसका रेस्ट पर आ ही गया है ना COM रेस्ट पर आ गया और इसकी इधर वेलोसिटी जो है वो 2u/3 है सेंटर मास फ्रेम से आप कर लोगे कि पूरा बताऊं तो ये तो इस इंस्टेंट का है गिवन इंस्टेंट तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिख लो इसको जल्दी से तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम क्या रहेगी इसकी मैक्सिमम बी की क्या मैक्सिमम 2u/3 स्पीड है ए की मैक्सिमम क्या है u/3 क्योंकि इसके बाद तो कम होने लगेगी है ना और इसमें वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी सेंटर मास फ्रेम में क्योंकि सेंटर मास तो के रेस्पेक्ट में तो क्या करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जाके रुकेंगे फिर वापस आएंगे फिर कंप्रेस करेंगे मैक्सिमम फिर वापस जाएंगे इक्विलिब्रियम पर फिर वहां से एक्सट्रीम पे जाएंगे तो ऐसे ऑसिलेशन सेंटर मास फ्रेम से करेंगे ठीक है लेकिन क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी 0 होगी इसके बारे में अभी बात बताता हूं मैं हो गया लिख के सर अब क्या करेंगे यहाँ से हमें मिल गया अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है दरअसल यहाँ चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो एक तो ये हो जाएगा अब एक ये होगा कि VA वेक्टर इक्वल टू क्या होगा क्योंकि इसी क्वेश्चन से लिख रहा हूँ किसी जनरल पॉइंट के लिए तो ये हो जाएगा VACM वेक्टर प्लस VCM वेक्टर और VB वेक्टर इक्वल टू होगा VBCM सेंटर मास के रेस्पेक्ट में प्लस VCM वेक्टर और आपको मालूम VCM तो फिक्स है यहाँ कितना है 2u/3 तो VACM वेक्टर प्लस 2u/3 आई कैप और ये VBCM वेक्टर प्लस ये भी दिया 2u/3 आई कैप अब ध्यान से देखो आप यहाँ
कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी 0 हो सकती है। देखो कैसे, क्योंकि जब वापस मीन पोजीशन पर आएगा, जब वापस क्या करेगा है, क्योंकि इधर जा रहा है ना, तो इसी कंडीशन में जब बनेगा है तो इसकी 0 हो सकती है ना। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, इस वाली इक्वेशन में माइनस 2u/3 आई कैप लिखेंगे तो 0 हो सकता है, यानी इसका 0 हो सकता है। लेकिन क्या इसका 0 है? इसका 0 पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पर जब ये आए, अभी तो क्या करेगा है, अभी तो ये जो ब्लॉक है, यानी अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं यहाँ से, तो ये दो ब्लॉक ऐसा है ना, तो दरअसल ये क्या करेगा, ये ब्लॉक जाएगा एक्सट्रीम पर, वापस आएगा, इस एक्सट्रीम पे जाके वापस फिर आएगा, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा इस पॉइंट के बाद। उसी तरह ये भी क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और इस एक्सट्रीम पर आएगा और फिर वापस आएगा, और फिर से, मतलब ऐसा नहीं कि आएगा रुक जाएगा, ऐसा नहीं, ये ऐसे फिर से आगे जाएगा, फिर ये चलता रहेगा ऐसे सिस्टम। ये इसका मेन पोजीशन होगा, ये इसका मेन पोजीशन होगा। जब ये लौट के इधर जा रहा होगा, तो आप यहाँ देखो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इसकी सेंटर मास फ्रेम में, u/3 तो है, लेकिन माइनस के साथ रखो तो एक ही वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम सेंटर मास फ्रेम में इसकी u/3 है, मैक्सिमम इसकी 2u/3 है। तो जब ये लेफ्ट में जा रहा होगा तो माइनस u/3 आई कैप लिखोगे तो 0 है ही नहीं, यानी कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन b 0 हो जाएगा, तो यही पूछ रहा हो। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए कैन नेवर बी 0, डेफिनेटली मे बी 0 नहीं, आर है ना, इज मिनिमम एंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो देखो मैक्सिमम कब होगी इसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम होगी जब मिनिमम एट मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होगी इसकी, मिनिमम कब होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तब ना। तो यानी ये तो आर तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटर मास फ्रेम में एक ही मैक्सिमम स्पीड u/3 है, उसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी ना, और 0 हो जाएगी, फिर यहाँ फिर वापस आएगा, स्पीड बढ़ेगी, फिर से वही हो जाएगी जो यहाँ थी। ये कितनी थी यहाँ, u/3, तो वापस इसी जगह जब आएगा तो क्या हो जाएगी, u/3, और उसके बाद फिर से डिक्रीज करेगी, फिर से यहाँ क्या हो जाएगी 0, और यहाँ भी क्या हो जा रही है 0। उसी तरह इसका देखो, जब यहाँ से जा रहा होगा इसकी स्पीड होगी 2u/3, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगी 0, और वापस जब ये लौट कर आएगा फिर से क्या हो जाएगी 2u/3, और फिर से यहाँ क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब मैक्सिमम इनकी कहाँ होगी, इस पॉइंट पर ही होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ठीक है ना। तो कह रहा है, तो क्यों तो है ही नहीं ए का, इज मिनिमम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, मिनिमम कब होगी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे, तो इसका मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब यहाँ पहुंचना, ब्लॉक कहाँ पहुंच रहा है यहाँ, तो यहाँ तो वेलोसिटी 0 हो रही, यहाँ वेलोसिटी 0 हो रही, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या मिल रही, देखो 2u/3 मिल रही है। तो ये मिनिमम थोड़ी हुई, मिनिमम कहाँ होगी, जब BACM वेक्टर, जब ये इधर जा रहा होगा, ये माइनस के साथ लिखोगे आप, तब क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी है -u/3, है ना। तो कितनी आ रही वहां, तो ये आ जाएगी u/3, आ रही बात समझ में। तो जब ये इधर जा रहा होगा, ये जब यहाँ से इधर जा रहा होगा, समझ रही बात, यहाँ से इधर जा रहा होगा, तब वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम कितनी हो जाएगी, -u/3 + 2u/3, यानी u/3, वो मिनिमम हुआ, क्योंकि मैक्सिमम को आपने उसमें से सेपरेट कर रहे हैं एक तरह से। इसका मतलब कि कहाँ हो रही, लेकिन ये जब ये नेचुरल लेंथ पर है, यानी इसका मतलब आर भी गलत हो गया। फिर इसने कहा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, वहां भी नहीं होगा, वहां भी नहीं होगा, कहाँ होगा, वापस से जब ये नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आएगी। क्यों? क्योंकि वापस से ये u/3 इसमें ऐड करो इस वाली इक्वेशन में, तो u/3 आई कैप + 2u/3 आई कैप क्या हो जाएगा, u आई कैप, यानी वो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्योंकि कुछ बोला नहीं, बोला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करना है, इसका मतलब आर भी गलत हो, एस भी गलत हो गया। उसी तरह बी का देख लो, फिर कर लोगे अब। हाँ सर। ऐसे करना, इसका ये एक ही क्वेश्चन करेंगे, 2 बाद में करेंगे, अभी हम चलेंगे RBD पर।
चलिए एग्जाम्पल 35 करते हैं और यहाँ समझते हैं कॉन्सेप्ट को। लिख लेना भाई सबने। चलिए तो आ जाइए आरबीडी पर। तो एग्जाम्पल 35 अपने को यहाँ कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स व्हेन फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन 30 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द रॉड एज शोन इन द फिगर। एक रॉड अपने को दिया हुआ है, ये तो ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट है और यहाँ एक फोर्स इसने इधर लगाया है ना, कितना है 20 न्यूटन, मान लेते हैं कि ये F1 है और ये जो डिस्टेंस यहाँ दिया ये 10 सेंटीमीटर है, ये सी पॉइंट है। एक फोर्स यहाँ लगाया इसने जो कि मान लेते हैं F2 है, 30 न्यूटन है और ये 20, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है और ये जो डिस्टेंस है ये 20 और ये 70 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर स्केल है, 1 मीटर लेंथ की ये रॉड है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट देखो पहले। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहा देखो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर ना, F1 कितना है 20 जे कैप माइनस 30 जे कैप, यानी कितना रहा माइनस जे कैप न्यूटन। ये इनका रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट फोर्स है जो कि नेट डायरेक्शन नीचे की तरफ है। कहीं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की आप बात कर सकते हो। मैं पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क की बात करता हूँ, किसके, पॉइंट ए के अबाउट। तो क्या बताया था कॉन्सेप्ट मैंने, तो है ना टॉर्क ले रहे हैं हम लोग, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। मैंने आपको क्या बताया था, R1 क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 क्रॉस F2 वेक्टर, है ना, और ये इक्वल टू क्या था, ये इक्वल टू था R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस सोन। याद आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ क्या करेंगे, सब परपेंडिकुलर है, मैं ए के अबाउट देख ही रहा हूँ, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो पहले F1 की वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा वो लिखूंगा। तो मैं उस डायरेक्शन को क्या ले रहा हूँ, देखो एक डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव, तो इसकी वजह से किधर घुमा रहा होगा ये इधर, इसको नेगेटिव। तो ऐसा करते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और F2 किधर है, क्लॉकवाइज है, और जो रिजल्टेंट है वो भी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाह रहा पॉइंट ए के अबाउट, है ना। लेकिन कहाँ लग रहा है ये रिजल्टेंट, यही ये नहीं मालूम अपने को, वही निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास में यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू 20 प्लस 30 इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 30 इक्वल टू वो डिस्टेंस मैंने मान लिया कि x होगी, मान लो उनका रिजल्टेंट कितना है 10 है, यानी r की जगह ले लिया मैंने 300 900, यानी कितना आ गया 800, सॉरी 600 जाएगा ना, सॉरी 700, क्या कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 700, है ना, इक्वल टू x इंटू 10, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 70 सेंटीमीटर आ गया। 70 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट हम यहाँ कहीं लगा रहे हैं, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे लगा रहे हैं 70 सेंटीमीटर पे लगा रहे हैं। समझ में आया। तो इसका टॉर्क और इन दोनों का टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट क्या होगा, उस केस में सेम होगा। भाई आंसर समझ में आया। तो पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पर आ 70 सेंटीमीटर पे आ रहा है।
ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। ये Yes, close। sir. तो इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। -10 इसलिए लिया, देखो ना भाई, एक तरह से ये इसको इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा, तो राइट हैंड थंब रूल से देखो आप, इसकी कर्ल फिंगर को इस डायरेक्शन में ले जाओ तो थंब किधर है? अपनी तरफ है कि नहीं, है ना? उसके बाद इस वाले को ले जाओ राइट हैंड थंब रूल से, तो राइट हैंड को देखो, कर्ल फिंगर को ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, तो थंब किधर है इस केस में? नीचे की तरफ है कि नहीं? यानी इसका अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक को माइनस लेना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क भी लेकिन किधर आ रहा है? इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसी डायरेक्शन में। इसलिए मैंने इस वाले को पॉजिटिव रख लिया, है ना, ये पॉजिटिव रखा और इस वाले को नेगेटिव रखा, क्योंकि एक की डायरेक्शन किधर है? जो यानी जो 20 न्यूटन है उसकी डायरेक्शन अपनी तरफ है टॉर्क की, और जो रिजल्टेंट है और जो 30 न्यूटन है इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो दोनों अपोजिट में, तो एक प्लस एक माइनस लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज वाले को मैंने नेगेटिव लिया हुआ है और क्लॉकवाइज वालों को मैंने पॉजिटिव ले लिया। ये वैसा ही है जैसे किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, मान लो अगर फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो क्या होता है? ऐड हो जाता है, और अगर अपोजिट है तो क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है एक तरह से। तो वैसा यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया, टॉर्क की जो डायरेक्शन है, हाँ, सब जगह अप्लाई करेंगे। तो इसे समझाते हैं। लिख लिया सबने? अब जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो समझो। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of force when forces of 20 Newton, 30 Newton are acting on the rod as shown in the figure। तो मैंने क्या कहा था कि इन फोर्सेस का अगर कोई भी एक पॉइंट आप चूज करते हो, उस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो इन दोनों फोर्सेस का, और फिर जो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का आ रहा है उसकी वजह से टॉर्क निकालो। तो जिस पॉइंट पर हम रिजल्टेंट लगा रहे हैं वो एक्स डिस्टेंस मैंने माना है पॉइंट ए से, तो उसका टॉर्क निकाला और इन दोनों का टॉर्क निकाला। अगर ये दोनों टॉर्क सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वो जो एक्स डिस्टेंस है वो क्या हो गई? वो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया ना, यानी इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आप उतनी डिस्टेंस पर लगा सकते हो। समझ में आया? ये मतलब था यहाँ, वही क्या मैंने, तो यही तो मैंने वहां बताया था लास्ट क्लास में, वही चीज मैंने यहाँ अप्लाई करके दिखा दी आपको। आगे बात समझ। तो इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क का वेक्टर सम करना है इक्वल टू
आर क्रॉस, जो कि आर क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, वो डिस्टेंस है जहां हम नेट रिजल्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, है ना। और रिजल्टेंट फोर्स क्या है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जो भी होगा, जितने भी होंगे सब कर लेंगे हम लोग। क्लियर है भाई? Yes, sir. नहीं क्लियर है? अच्छा, मैंने एक चीज और पॉइंट लिखवाया था, आपको याद हो तो। मैंने ये लिखवाया था कि अगर इन फोर्सेस का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट अगर आप लेते हो तो टॉर्क क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। चलो देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो चीज भी तो प्रूव होना चाहिए ना। तो ये पॉइंट ए, ये कितना था यहाँ, 20 न्यूटन, यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, और ये फोर्स यहाँ लग रहा है 30 न्यूटन, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है, और जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है एफ रिजल्टेंट वो यहाँ आ रहा है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना बता रहा है, 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या है, एक तरह से ये हुए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ क्या हो रहा है, इस फोर्स की वजह से टॉर्क इधर आएगा, इस फोर्स की वजह से टॉर्क इधर जाएगा, यानी दोनों अपोजिट हो रहे हैं। तो पहले निकालो, तो नेट फोर्स, नेट टॉर्क निकालो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी पॉइंट पी है, तो टाउ पी है ना। तो क्या होगा, 20 की वजह से क्लॉकवाइज है, कितनी डिस्टेंस है लेकिन 20 इंटू 60 है ना, समझ मारी कि डिस्टेंस 20 इंटू 60, इसको मैंने प्लस ले लिया, माइनस एंटी क्लॉकवाइज यानी कितना 30 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 40, देखो कितना आ रहा है 1200 माइनस 1200, जीरो आ रहा है ना। तो ये पॉइंट भी मैंने लिखवाया था, यानी ये वो पॉइंट होता है जहाँ जितने भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं उन सबका टॉर्क अगर उस पॉइंट के अबाउट निकालने जाएंगे तो नेट टॉर्क क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ये पॉइंट भी लिखवाया था मैंने, याद आ रहा है? Yes, sir. और एक पॉइंट और लिखवाया था कि रोटेशनल इफेक्ट और ट्रांसलेटरी इफेक्ट, जब उस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लगाएं, उस पॉइंट के अबाउट जब फोर्स लगाएं तो जो पहले आ रहा था वही बाद में भी मिलना चाहिए, तो वो भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब मिलेगा सेम, वही चीज से मिलेगी। अगर आप इन दोनों फोर्सेस की वजह से, जो कि F2 फोर्स और F1 फोर्स की वजह से जब इसका ट्रांसलेटरी रोटेटरी इफेक्ट देखोगे तो वही इफेक्ट अपने को इस रिजल्टेंट फोर्स का भी मिलेगा। वही इफेक्ट इसका भी मिलेगा। आई बात समझ? Yes, sir. आ गया. तो इस तरह से करेंगे। लिख लिया भाई सबने? हो गया सर लिख के. सर एक सेकंड. हो गया सर. हाँ, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स देखोगे ना, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब हुआ कि सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, तो कितना आ रहा है, यानी 10 आ रहा है ना, 10 आ रहा, तो किधर है, वाई डायरेक्शन में, इधर की तरफ है। इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का, रोड के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो रिजल्टेंट फोर्स यानी 10 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग होगा, वो बताएंगे आगे, अभी उतना मत पूछो मेरे से, ये दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, है ना। पहले इतना ही समझते हैं, फिर अभी कंफ्यूज हो जाओगे फालतू, अभी नहीं, कुछ नहीं करना है, बस अभी इतना ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। अब एक और पॉइंट है, पहले वो भी समझ लेते हैं। टॉर्क ड्यू टू internal and external forces
about a point. ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मैं ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सेंटर मास में पहले बता चुका हूँ कि इंटरनल फोर्सेस का जो इफेक्ट है सेंटर मास के मोशन पर क्या होता है, जीरो होता है। ये बात हो चुकी थी, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो वैसा ही केस यहाँ मैं लेने जा रहा हूँ। तो कैसे ले रहा हूँ कि मान लो सेम वही कि मान लो ये एक मास है, एक बॉल है, और मान लो ये स्प्रिंग है और इसमें एक्सटेंशन है मान लो, और इससे मिलके सिस्टम बन रहा है ना। हम पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क देखेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट ओ है, और इस पर मान लो हमने फोर्स लगाया है इधर कहीं, ये F1 वेक्टर है, और इसमें हम लोग एक्सटेंशन इन स्प्रिंग है ना, एक्सटेंशन मान रहे हैं। तो इसको फोर्स इधर कितना लग रहा होगा, इसको फोर्स लग रहा होगा kx, है ना। अच्छा, इस ये मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है। तो आप देख रहे हो कि ये इसकी पोजीशन वेक्टर होगा। ये मैंने मान लिया कि R2 वेक्टर है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये होगा, मैंने मान लिया कि R1 वेक्टर है। अच्छा, मैं इस डायरेक्शन को अगर मैं कहता हूँ कि ये R कैप है, तो फिर ये डायरेक्शन को क्या लिखूंगा मैं, माइनस R कैप लिखूंगा ना। तो अगर इसको फोर्स अगर इधर लग रहा है, एक्सटेंशन तो लग ही रहा है डेफिनेटली, तो फिर इसको फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, है कि नहीं। ये बात समझ में आई। और मैंने मान लिया कि इस पर एक और फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर। ये बात समझ में आ गई। यस सर। सर ये लिख लो पहले, ये लिख लो पहले। लिख लिया, ड्रॉप कर दूं मैं। हाँ सर। अब यहाँ देखो, पॉइंट ओके अबाउट जब हम लोग जाएंगे तो सारे जितने भी फोर्स है सबकी वजह से टॉर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाउ ओ वेक्टर इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा यहाँ देखो R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस ये लिखूंगा दरअसल में KX R कैप। समझ मारी बात, इसके लिए लिखेंगे तो प्लस, फिर लिखेंगे R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर माइनस KX R कैप लिखेंगे। ये लॉजिक समझ में आया। तो अब यहाँ देखो आप, टाउ ओ वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर क्रॉस R कैप into KX प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्रॉस R कैप into KX, है ना। अब ध्यान से देखो,
टाउ ओ वेक्टर इक्वल टू, इन दोनों को साथ में ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, और अब इन दोनों को साथ में ले रहा हूं मैं, तो यहाँ से केक्स को बाहर लेने, आर के कैप को भी बाहर लेने, तो प्लस क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्रॉस आर कैप इंटू केक्स हो गया ना। अब ध्यान से देखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर किधर जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो आप। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये पॉइंट O है, और ये क्या आ रहा है हमारे पास में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। और आर कैप की डायरेक्शन किधर है, आर कैप की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ 180 है, और दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 और 180 है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो देयरफॉर टाउ ऑफ वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, है ना। और इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ टाउ एक्सटर्नल वेक्टर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ जो टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट मिला है वो इंटरनल फोर्सेस का नहीं मिला है, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इसका मतलब जो टॉर्क के किसी पॉइंट के अबाउट निकालने जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल टॉर्क। ये लॉजिक समझ में आया। Yes, sir. यस लिख लो तो इसको, फिर अभी मैं इसको नोट लिखवा देता हूँ इस पर एक। हो गया लिख के। हो गया ना, चलो मैं नोट लिखवा देता हूँ। क्या लिख लिया सबने? हाँ सर। टॉर्क ड्यू टू internal forces about a point will be 0, but torque due to internal forces about a point will be 0. It means if external forces are acting
on a body or system, then torque due to external forces may not be zero. अब आपने कहा सर ये तो may not भी लगा दिया आपने, तो होना चाहिए तो must not be zero, क्योंकि किसी बॉडी पर मान लो आपने ऐसा फोर्स लगाए हैं कि वो आपस में इस तरह से कैंसिल आउट कर जा रहे हैं कि मतलब उनका टॉर्क भी कैंसिल आउट कर जा रहा है, तो फिर क्या करोगे आप? ऐसा पॉसिबल है ना कि टॉर्क जीरो हो जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस का भी टॉर्क जीरो हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा मे नॉट बी जीरो, यानी हो भी सकता है इनका, पर इंटरनल फोर्सेस का तो टॉर्क हमेशा क्या होगा? तो टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट विल ऑलवेज बी, ये लिख सकते हो, विल ऑलवेज बी जीरो लिख सकते हो आप. It means if external forces are acting on a body or system, then torque due to external forces may not be zero. Zero हो सकता है, पर may not be zero. लेकिन internal forces तो torque क्या होगा हमेशा? Zero होगा. ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए, इसलिए मैंने लिखवाया है पॉइंट. भाई अरे भाई अभी देखा तो सही, बताया था अभी आपको, ये देखो ना यहाँ कहाँ जीरो आ रहा है, इसी क्वेश्चन को देखो ना आप, कहाँ जीरो आ रहा है इसमें, इस केस में जीरो कहाँ आ रहा है? वही तो बताया मैंने आपको. तो आप चाहो जैसे एक्सटर्नल टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस में और मे नॉट बी जीरो, ये भी लिख सकते हो, मे और मे नॉट बी जीरो, ये भी लिख सकते हो. ठीक, चलिए एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में कि एक हमारे पास में कि एक बॉडी है ना, एक फिक्स्ड एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. ठीक, तो हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे, जैसे हमने ट्रांसलेटरी मोशन में हमने एक रिलेशन देखा था F इक्वल टू ma, वैसा ही रिलेशन अपने को यहाँ दिखाई देगा. अच्छा एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, कुछ चीजें यहाँ इक्वलेंट है. देखो कैसे, मास जो है ना यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वलेंट है रोटेटरी मोशन में. तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, तो यहाँ वहाँ मास था तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वहाँ मोमेंटम था तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम होगा, वहाँ फोर्स था तो यहाँ टॉर्क होगा, वहाँ एक्सेलरेशन था तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा.
ठीक है, वहां फोर्स था तो यहाँ टॉर्क है, वहां इम्पल्स था तो यहाँ एंगुलर इम्पल्स होगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसमें आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। तो नेक्स्ट हमारे पास में रिलेशन between torque and angular acceleration when a body is rotating about a fixed axis। ठीक है, ये लिख लो पहले। लिख लिया भाई? हाँ सर। तो मान लो जैसे कि ये कोई बॉडी है और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट मान लो घूम रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लो इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, इसका मान लो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है किस इंस्टेंट पर। तो ये जो बॉडी हमारे पास में है, इसका कोई भी पॉइंट अगर आप चूज करते हो, मान लो जैसे कि ये पॉइंट मैं चूज करता हूँ तो ये इस सर्कल में घूम रही होगी। अगर मान लो मैं इसके आगे वाला पॉइंट चूज करता हूँ तो ये इस सर्कल में घूम रही होगी, है कि नहीं। अगर मैं ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट अगर चूज करता हूँ तो ये इस सर्कल में घूम रही होगी। यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। तो कोई भी मैं पार्टिकल ले लेता हूँ, मान लो यही पार्टिकल मैं लेता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, कि एक पार्टिकल जो इसके साथ में घूम रहा है उसकी जो रेडियस यानी ये ith पार्टिकल है जिसका मास mi है ना। इसका मैं अगर टॉप से देखूं मान लो इस पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल मुझे ऐसा नजर आएगा, यानी ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है अल्फा से, क्योंकि हर पार्टिकल के लिए अल्फा क्या होगा, यहाँ सेम ही होगा। इसकी जो रेडियस है मैंने मान लिया कि आर आई है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी आई होगी, और साथ में इसका इधर की तरफ ही क्या मिलेगा अपने को, ए टी मिलेगा ना, जो कि ए टी क्या लिखोगे आप, क्या लिखते आ रहे थे, अगर अल्फा गिवन है तो ए टी क्या होगा इसके लिए, अल्फा इंटू आर आई होगा ना। और अगर वेलोसिटी भी है मान लो, क्योंकि अल्फा है तो ओमेगा भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन टी इक्वल टू 0 पर ओमेगा तो 0 होगा अगर मान लो स्टार्ट होता ही है। लेकिन हम लोग तो जनरल केस ले रहे हैं अभी, तो इसका मतलब वी आई इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा आर आई होगा, क्योंकि हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है। सारी बात समझे, बता चुका हूँ मैं, आपको याद हो तो, तभी तो हमने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा था, याद आ रहा है जब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था। तो आप यहाँ देखो, इसका मतलब इसमें ए टी तो है ही, साथ में ए सी भी है,
AC क्या लिखोगे, लेकिन आप AC लिखोगे ओमेगा स्क्वायर RI ना, या VI का होल स्क्वायर बाई RI, ये लिखोगे। ये समझ में आया? अब यहाँ देखो, इस पार्टिकल की अगर हम बात करें, ith पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, तो जो AC की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट, ये तो टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस को कट करके जा रही है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो फोर्स होगा AC वो इधर होगा और AT तो इसका इधर होगा, इसकी तो लाइन ऑफ एक्शन इसको कट करके जा रही है। इसका मतलब AC का टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ, मतलब AC की वजह से जो फोर्स आ रहा है, यानी FC की वजह से टॉर्क क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। है ना? FC का टॉर्क क्या होगा, तो लिख लेते हैं, टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 0, है ना? लेकिन आप यहाँ देखो, इस AT की वजह से तो आपको क्या मिलेगा, बट टॉर्क ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स will not be 0, but torque due to tangential force will not be 0 about given axis। गिवन एक्सिस कौन सी, एक्स डैश एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, जब भी कोई मान लो पार्टिकल, अगर मान लो एंगुलर, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है या वो सर्कल में घूम रहा है, तो हमने देखा यानी वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसमें AC भी होता है, AT भी होता है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, टेंजेंस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ टेंजेंशियल फोर्स क्या, जैसे इस केस में वही बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ ये तो कंफर्म हो गया कि AT किधर होगा, हमेशा टेंजेंशियली होता है ना, उधर ही वेलोसिटी भी होगी।
तो वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर आई होगा, एटी क्या होगा, अल्फा आर आई होगा, और एसी तो टुवर्ड द सेंटर है, जब एसी टुवर्ड द सेंटर है तो इसका टॉर्क तो जीरो हो गया। अब एसी तो आप देखो इस एक्सिस से, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये, इस एक्सिस की क्या है, एटी परपेंडिकुलर है, यानी जो एफ टी होगा वो भी इसके परपेंडिकुलर है, मतलब एटी के डायरेक्शन में होगा ना, वो तो इसके डायरेक्शन में होगा, एटी के डायरेक्शन में, क्योंकि एफ टी क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, एम आई इंटू एटी होगा ना। तो ये फोर्स जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जब एक्सिस के परपेंडिकुलर तो इसका टॉर्क किधर आ रहा है, इसका टॉर्क बाहर की साइड आ रहा है, अपनी साइड आ रहा है, मतलब इसका टॉर्क जो है ये घूम रहा है, तो इसका टॉर्क जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। देखो भले आप, क्योंकि आर वेक्टर इधर है ना, आर वेक्टर और एफ टी वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस एफ क्रॉस किधर आ रहा है, देखो बाहर की साइड आ रहा है ना, यानी बाहर की साइड का मतलब इधर आ रहा है, देखो ये समझ में आ रहा है, यानी टॉर्क किधर आ रहा है, यहाँ टॉर्क इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी जो एफ टी फोर्स यहाँ लग रहा है उसका टॉर्क, क्योंकि ये तो आ रहा ही है, उसका टॉर्क किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर। तो सारे जितने भी एफ टी होंगे सबका टॉर्क क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि सबका जो अल्फा है ना वो उसी डायरेक्शन में है ना। जैसे इस पार्टिकल के लिए चले जाओ आप, जो दूसरा पार्टिकल के लिए चले जाओ, मान लो इस पार्टिकल के लिए भी चले जाओ आप चाहो तो, इस वाले के लिए चले जाओ, तो इसका भी क्या होगा, इधर ऐसे घूम रहा है, तो इसकी वजह से भी टॉर्क इधर ही होगा, यानी सारे टॉर्क क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, तो एड अप हो जाएंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग जैसे कंपोनेंट करते भी हैं और सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, सबको एक ही साथ क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ भी टॉर्क क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा। तो कैसे ऐड होगा बताता हूँ आपको, तो केवल इसकी वजह से टॉर्क मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि आर आई और एफ टी के बीच में एंगल कितना है, यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका मतलब टॉर्क अबाउट एक्स डैश जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा अपने को, तो मिलेगा एफ टी इंटू आर आई, ठीक है। एफ टी की वैल्यू क्या है, एम आई ए टी इंटू आर आई, और ये एम आई और ए टी कितना है, अल्फा आर आई इंटू आर आई, यानी हमारे पास आ गया एम आई आर आई का होल स्क्वायर इंटू अल्फा, ये एक पार्टिकल का हुआ समेशन, सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, तो समेशन एम आई आर आई का होल स्क्वायर इंटू अल्फा, ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये टोटल टॉर्क हो गया उस एक्सिस के अबाउट, और ये आ गया आई इंटू अल्फा। तो ये रिलेशन आ गया, जैसे एफ इक्वल टू एम था वैसे आई इक्वल टू टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा आ गया, जहाँ आई क्या है, समेशन एम आई आर आई का होल स्क्वायर, और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, moment of inertia of body about given axis. भाई ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। सर लिख लो तो इसको।
हो गया? चलिए देखो क्वेश्चन करते हैं, तो उससे और क्लियर होगा आपको। या कुछ पॉइंट मुझे समझाना भी इस क्वेश्चन के थ्रू। हमने वैसे तो कुणाल किंजल क्या कर रहे हैं? हमने वैसे तो ये ऐसे क्वेश्चन किया था पहले पुली वाला, लेकिन अब यहाँ पुली, वहाँ क्या था, मैंने लिखवाया था पुली और रॉप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ क्या है, पुली और रॉप के बीच में फ्रिक्शन है। तो यहाँ ये रॉप है, जिस पुली से होती हुई, मतलब ये रॉप है, इस पुली से होती हुई, और इससे दो ब्लॉक अटैच है। ये M1 मान लेते हैं, ये M2 है, और यहाँ दिया M2 जो है M1 से ज़्यादा है, और ये पुली है। पुली का अपना मास है और रेडियस भी है। यहाँ पुली अब मास लेस नहीं है ना? पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि रोप इनएक्सटेंसिबल है। रोप या स्ट्रिंग या थ्रेड या जो वायर है वो क्या है, इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। ठीक है, लेकिन पुली यहाँ मासलेस नहीं है। दूसरा पॉइंट, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन rope and pulley. Next point, there is no, मतलब ये लिख सकते हैं कि rope is not sliding over to each over the pulley. तो there is no relative sliding between the rope and pulley. मतलब ये कि पुली के साथ साथ रोप भी जा रहा है, घूम रहा है, ये मतलब है। मतलब कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है। ये लिख लो पहले कुछ पॉइंट्स। लिख लिया भाई आप लोगों ने? हाँ सर। तो मतलब क्या होगा, जब फ्रिक्शन होता है रोप और पुली के बीच में, तब सब जगह टेंशन जो है ना, जैसे पहले हम लोग क्या ले लेते थे, सब जगह रोप में टेंशन सेम लेते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा कि मैंने M2 ग्रेटर देन M1 माना, तो इस केस में क्या होगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ,
तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ? फाइंड दी accelerations of blocks and angular acceleration of pulley. Okay. Find the accelerations of blocks and angular acceleration of pulley. तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल? देखो ये पुली है, ये सीलिंग है, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ? M1G। तो यहाँ देखो M2 और M1 ये दोनों तो ट्रांसलेटरी मोशन ही कर रहे हैं। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ए एक्सेलरेशन से तो रोप इनएक्सटेंसिबल है, तो ये भी तो ऐसे ही ऊपर जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा? अब यहाँ ये जो पुली है, ये पुली ऐसे रोटेट करेगा एक साथ में। तो मान लो अल्फा से रोटेट किया, तो अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इस पॉइंट पर जाता हूँ तो ये पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर अल्फा है तो अल्फा मतलब क्या हुआ? अल्फा इंटू आर, यानी ये इस पॉइंट का 80 हुआ। और वो 80 किसके इक्वल होगा? ए के। क्यों? क्योंकि रोप और इस रोप के पूरे पॉइंट को अगर आप देखो, पूरी लेंथ को देखो, तो रोप अगर इनएक्सटेंसिबल है तो इस पॉइंट का, यानी किसका? इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो वो क्या हो जाएगा? 80 यहाँ ए के इक्वल आ जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इधर T2 लग रहा है, तो यहाँ तो T2 ही होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? T1 होगा, और यहाँ भी T1 होगा। तो T1 इक्वल टू T2 यहाँ इक्वल नहीं है। ये ऐसे करा तो क्या करेंगे? आपको इसकी लाइन किधर है? इधर है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन है T1 की। तो पहले हम लोग पुली के लिए लिखेंगे, तो फॉर पुली के लिए मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि फिक्स पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है, तो I इंटू अल्फा ना। अच्छा यहाँ जो पुली है, जब अगर पुली का रेडियस आपको दिया हुआ है और उसका मास अगर आपको गिवन है, तो पुली को फिर आप एज अ डिस्क ट्रीट करोगे। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं पीछे की साइड में। If mass of the mass and radius of the pulley are given, then it will be treated as disk. ओके, तो इसको डिस्क की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमें मालूम है कि डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है कि नहीं? मतलब उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है? mr²/2 होता है। ठीक, लिख लिया है? हाँ सर, लिख लिया। तो यहाँ देखो ये पुली के लिए लगाएंगे, तो आप देखो पुली के लिए जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कैसे घूम रहा है? देखो T2 इंटू आर ना, ये टॉर्क हुआ T2 का, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी? R, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ये T1 एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस T1 R, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप? I इंटू अल्फा, और T2 R माइनस T1 R, और इसको क्या लिखो? क्योंकि इसका मास m लिया हमने, तो mr²/2 डिस्क की तरह ट्रीट कर रहा हूँ इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
फिर इसके लिए फॉर ब्लॉक M1, तो F इक्वल टू एम लगाएंगे तो ये नेट फोर्स ऊपर की तरफ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, T1 माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। फिर फॉर ब्लॉक M2 क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे M2G क्योंकि नीचे जा रहा है, माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3। वैसे अननोन कितने फंसे पड़े हैं, 4। इक्वेशन कितनी है, 4 ही है, ये भी तो है चौथी इक्वेशन। तो जितने अननोन है एटलीस्ट उतने इक्वेशन चाहिए होती है। लिख लो, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पुराने कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं इसमें। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। लिख लिया भाई, हाँ हाँ सर। सर, लिख लिया क्या? हाँ सर। मैं आपको रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में बता देता हूँ अभी। इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होने चाहिए। तो लिख लेते हैं, if या when net force and क्या हो गया भाई, बड़ा बवाल मुझे गया था। when net force and net torque are 0,
ऑन अ बॉडी, अच्छा यहाँ जो मैंने लिखा नेट टॉर्क, यानी किसी पॉइंट के अबाउट की बात कर रहा हूँ मैं, अबाउट अ पॉइंट, है ना। R0 on a body, then body will be in equilibrium। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर नेट फोर्स 0 है, टॉर्क 0 नहीं है तो इक्विलिब्रियम पर है, नहीं। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम पे तभी होगी जब साइमल्टेनियसली फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है ना, तभी हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम है। यानी हम लोग यहाँ एक तरह से क्या करेंगे कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पर भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर भी है। यानी इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का मतलब ये हुआ, एक होगा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब भी हमने बात किया था, एक होगा स्टैटिक, दूसरा होगा डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है कि ए नेट तो 0 होगा ही, लेकिन यहाँ बी भी क्या होगा? 0 होगा। डायनेमिक में क्या होगा कि ए नेट तो 0 होगा ही, लेकिन बी 0 नहीं होगा। यहाँ भी हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ये स्टैटिक है, और डायनेमिक की बात करेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि यहाँ अल्फा तो 0 होगा ही, अल्फा तो 0 होगा ही, साथ में ओमेगा भी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ अल्फा तो 0 होगा ही, साथ में ओमेगा नॉट जो है, ओमेगा जो है वो 0 नहीं होगा। ये लिख लो पहले। क्या हुआ? डीएवी की क्या है लेटर भाई? डीएवी ऑफलाइन होने वाला है, कब से? सर कंसेंट लेटर मांगा है। अच्छा, तो आप लोगों से कंसेंट लेटर भी मांगा होगा। हाँ सर मांगा है सर। बच के रहना, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, सेफ्टी के साथ स्कूल जाइएगा। तो लिख लिया सबने? तो इसका है ना, तो इसका मतलब यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम लोग? एफ नेट 0 होगा। एफ नेट 0 का मतलब क्या हुआ? कि समेशन एफ एक्स आई कैप, समेशन एफ वाई जे कैप,
समेशन एफ जेड के कैप, है ना। यानी इसका मतलब इंडिविजुअल, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अलोंग द वाई एक्सिस भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अलोंग द जेड एक्सिस भी फोर्स 0 होना चाहिए, यानी साइमल्टेनियसली तीनों 0 होने चाहिए, तभी हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है। उसी तरह टाउ नेट वेक्टर, मतलब ये इक्वल टू क्या है, 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, समेशन टाउ एक्स आई कैप प्लस समेशन टाउ वाई जे कैप प्लस समेशन टाउ जेड के कैप। यहाँ भी समेशन टाउ एक्स साइमल्टेनियसली तीनों 0 होने चाहिए, तभी हम कहेंगे। इसका मतलब ये 6 इक्वेशन है हमारे पास में, ये 6 इक्वेशन साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, अदरवाइज नहीं है। आगे बात समझे। हाँ सर। तो लिख लो इसको। हो गया सर। तो जैसे इसको अप्लाई करके देखते हैं, तो आप देख रहे हो कि जैसे एग्जांपल 39, जैसे हमारे पास में 2 boys weighing 20 kg and 25 kg are lying to balance a seesaw of total length 4 मीटर। यानी ये सपोर्ट है, ये ग्राउंड है, सीसो पे तो बैठे हैं आप लोग, हर सोसाइटी में होता है जनरली, है ना। तो एक का मास कितना है, तो कह रहा है कि वन ऑफ बॉयज सिटिंग एट एंड, तो यानी कौन सा बैठा होगा सिटिंग एंड पर, 20 वाला ही बैठा होगा। हरी बस में तभी बैलेंस हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम जाना चाहिए, क्योंकि मास सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, ये अपने को फाइंड। मेरी आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही मेरी आवाज। हाँ सर, अभी ये आ रही है, बीच में ब्रेक हो। चली गई थी। हाँ ठीक है ना। तो अभी आप देखो यहाँ, इसका मतलब ये यहाँ से इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर है 25 kg वाला, तो क्या कह रहा देखो, 2 boys weighing 20 kg and 25 kg are trying to balance a seesaw of total length 4 मीटर। तो टोटल में लेंथ 4 मीटर विद द फुलक्रम एट द सेंटर, यानी ये 2 मीटर होना चाहिए, ये 2 मीटर होना चाहिए। इफ वन ऑफ द बॉय इज सिटिंग एट एन एंड, यानी 20 kg वाला होना चाहिए, वेयर शुड द अदर सिट, यानी एक्स अपने को फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो कि ये जो प्लेटफॉर्म है रेस्ट पर है, प्लेटफॉर्म प्लस दोनों बॉय, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, यहाँ 0, नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। यहाँ 20 × G लग रहा है, और जो प्लेटफॉर्म है यहाँ, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ जो रॉड दिया हुआ है एक तरह से,
तो ये इसका तो सेंटर मास यही है, तो इसका तो mg यहीं से पास हो रहा है, तो इसकी तो बात ही नहीं करना है ना। और ये आदमी यहाँ है, मतलब ये सॉरी ये बॉय यहाँ है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका x, तो इसका इधर कितना लग रहा है 25 इंटू जी, और ये कितना है 2 मीटर। तो क्या हो रहा है, ये इसकी वजह से ऐसे रोटेट होना चाहिए, अगर इसकी वजह से ऐसे रोटेट होना चाहिए। तो पॉइंट ओ यानी टाउ ओ इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम पर है। तो साथ में यहाँ से इसको एक ऊपर नॉर्मल फोर्स भी तो लग रहा होगा, है कि नहीं। और इसका खुद का अगर वेट मैं कहूँ कि कैपिटल एम है तो m इंटू जी भी लग रहा होगा, तो मैं नॉर्मल की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। देखो हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं है, तो समेशन एफ एक्स तो 0 होगा ही, वाइट जेड डायरेक्शन में भी कुछ नहीं है, तो जेड में भी एक समेशन एफ जेड 0 होगा, और यहाँ समेशन एफ वाई भी 0 होना चाहिए। समेशन एफ वाई 0 होने का मतलब क्या हुआ कि एन माइनस एम जी माइनस 20g माइनस 25g, ये क्या हुआ, ये समेशन एफ वाई हुआ, और ये भी 0 होना चाहिए। तो आपको यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इतनी एम जी प्लस 45 इंटू जी, लेकिन कैपिटल एम नहीं दिया, तो केवल मुझे तो समझाने के लिए मैंने ये लिया था कि नेट अगर वो पूछता प्लेटफॉर्म का मास देकर कि यहाँ नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, तो वो ये हो जाएगी। लेकिन हमें तो एक चाहिए, तो यानी नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, इसका मतलब यानी एक तो टाउ समेशन एक्स भी 0 होना चाहिए, टाउ समेशन वाई भी 0 होना चाहिए, टाउ समेशन टाउ जेड भी 0 होना चाहिए। इस केस में जेड किधर है, क्योंकि मैं यहाँ एक्स एक्सिस मान रहा हूँ और ये वाई एक्सिस मान रहा हूँ, इसका मतलब ये तो दोनों 0 है ही, ये भी 0 होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये दरअसल टाउ जेड ही है, तो वो 0 होना चाहिए पॉइंट ओ के अबाउट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 25 kg, अच्छा एम जी नॉर्मल का टॉर्क तो 0 होगा क्योंकि यहीं से पास हो रहे हैं, तो वैसे तो सारे का टॉर्क लेते हैं, कैसे लिखेंगे यहाँ, टाउ एन टाउ कैपिटल एम इंटू जी प्लस टाउ 20g प्लस टाउ 25g, सबका मिला के टॉर्क देखा जाता है। तो लिख लो पहले, फिर आगे का बताओ। तो कोई भी पॉइंट के अबाउट जब आप जाओगे, तो जितने भी फोर्सेस वहां प्रेजेंट है उन सब का टॉर्क मिला के 0 होना चाहिए उस बॉडी के लिए। लिख लिया भाई? हाँ सर। नहीं सर, एक सेकेंड। मिनट से
लिख लें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ सर। सर। तब यहाँ देखो, अब जैसे यहाँ आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो 0 इक्वल टू टाउ एन 0, टाउ कैपिटल एम जी वो 0, क्योंकि वहीं से लाइन ऑफ क्योंकि किसके अबाउट देख रहे हैं, पॉइंट के अबाउट, प्लस 20, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं माइनस लेता हूँ, तो माइनस 20 इंटू जी, और डिस्टेंस क्या लिखेंगे 2, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 2 मीटर ये, प्लस 25 इंटू जी इंटू एक्स, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से एक्स है। तो हमारे पास कितना आ गया, तो जी से तो जी मतलब कट जाएगा, है ना, जी तो 0 होगा नहीं, तो आ जाएगा 40 इक्वल टू 25x, यानी x इक्वल टू आ गया 8/5, यानी कितना हो गया 1.6 मीटर। ये आंसर होना चाहिए, यानी इतनी डिस्टेंस पर वो दूसरा बॉय बैठना चाहिए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए फिर, ओके, बाय बाय। इसके बाद एसएचएम करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ऑसिलेशन। हो गया लिख के सर।